हेलो बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस। तो बिना देरी करे हुए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज मैट्रिक्स। तो बच्चों मैट्रिक्स क्या होती है सबसे पहले ये समझना है। अगर मेरे पास कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं और अगर उनको मैं रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में प्रेजेंट करना चाहूं तो दैट इज कॉल्ड मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास 6 एलिमेंट दिए हुए हैं। कितने एलिमेंट दिए हुए हैं? 6। उनकी एंट्री है 2 -3 4 0 1 7। बच्चों ये मेरे पास कुछ 6 एलिमेंट दिए हुए थे तो मैंने इनको एक रेक्टेंगुलर एरे में रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस फॉर्म इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। अच्छा, इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे? 2 into 3 मैट्रिक्स। 2 मतलब नंबर ऑफ रोज। ये जो है हमारी बच्चों ये रोज है तो इसको रो जो होती है वो ऑर्डर में पहले लिखी जाती है। तो यानी ये 2 into 3 की मैट्रिक्स है तो 2 रोज हो गई और मेरे पास बच्चों कॉलम कितने हो गए? 3। आप देख सकते हैं एक कॉलम ये है, एक कॉलम ये है और एक कॉलम ये है। तो बच्चों मेरे पास जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आ गया वो आ गया बच्चों मेरे पास 2 into 3। तो अगर मैं ऑर्डर से टोटल एलिमेंट फाइंड करना चाहूं तो 2 3 जा 6, यानी टोटल मेरे पास 6 एलिमेंट है और उसको मैंने 2 into 3 में लिख दिया। मैट्रिक्स का ऑर्डर हम चेंज करके भी लिख सकते हैं बच्चों। इन्हीं एलिमेंट्स को अगर मैं 3/2 में लिख दूं तो ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा। अगर मैं लिख दूं 2 -3 4 और लिख देता हूं 0 1 7 तो ये भी रेक्टेंगुलर एरे टाइप रिप्रेजेंटेशन है और इस मैट्रिक्स को हम बोलेंगे बच्चों 3 into 2 मैट्रिक्स। क्योंकि बच्चों इस टाइम हमारे पास कितनी रोज है बच्चों? 3 रोज हैं। देखेंगे आप ये क्या है? 3 रोज। और पहले कितनी रो थी बच्चों? हमारे पास 2 रोज थी। अब मेरे पास कॉलम कितने हैं बच्चों? 2 कॉलम है। तो ये मेरे पास ऑर्डर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3 into 2 का और पहली मैट्रिक्स में था 2 into 3 का। यानी जब भी मैट्रिक्स लिखेंगे तो जो उसका ऑर्डर होता है, जो पहली डिजिट होती है वो रोज को रिप्रेजेंट करती है और जो सेकंड होती है वो हमारी कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। तो बच्चों अब आते हैं हम डेफिनेशन पे। क्या बोल रहे हैं? सेट ऑफ even नंबर्स रियल और इमेजिनरी अरेंज इन अ फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m रोज एंड n कॉलम। ये ध्यान रखिएगा जो पहला एलिमेंट है वो रोज को बताता है और जो सेकंड एलिमेंट है वो कॉलम को बताता है और उसको हम m into n मैट्रिक्स बोलते हैं। और उसको हम कैसे रीड कर सकते हैं? m/n। तो अब जरा बच्चों हम मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे चलते हैं। कुछ इसको जर्नल फॉर्म में लिखने की कोशिश करता हूं मैं और फिर कुछ एग्जांपल और भी लेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं लेता हूं एक मैट्रिक्स की जर्नल फॉर्म क्या होती है। ये मैंने लिया बच्चों मैट्रिक्स A है और इसको ध्यान से देखेंगे। मेरे पास m नंबर ऑफ रोज हैं। कितनी है? m नंबर ऑफ रोज। तो मैट्रिक्स को लिखते हैं बच्चों A11। अभी बताता हूं ये 11 और 12 क्या है। A12 A13 और ऐसे बच्चों ये जो बन रहे हैं मेरे कॉलम बन रहे हैं ऐसे करके। तो कॉलम कितने हैं मेरे मैट्रिक्स में? n कॉलम है यानी A1n। यानी n तक मैं जाऊंगा तो मेरे पास कॉलम कितने हो जाएंगे? n। ऐसे A14 A15 ऐसे चलता जा रहा है और n कॉलम है तो n तक जाएंगे। सेकंड रो हो जाएगी बच्चों मेरी A21 A22 A23 और ऐसे कितने कॉलम है मेरे पास बच्चों? n। तो यानी A2n। ठीक है, ऐसे चलते रहेंगे और नीचे जब मैं आऊंगा मेरे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है बच्चों? m। तो लास्ट वाला जो एलिमेंट होगा AM1 यानी m रोज का पहला एलिमेंट। AM1 AM2 ये सफिक्स में होता है जो m होता है यानी ये पोजीशन को बता रहा है। AM2 AM3 और लास्ट में बच्चों मुझे क्या मिलेगा? AMN। यानी मेरी कंप्लीट मैट्रिक्स हो गई m into n ऑर्डर की। तो मैंने पहले ही बताया था जो फर्स्ट में एलिमेंट होता है वो नंबर ऑफ रोज होती हैं और जो सेकंड होता है वो नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो इस तरह से हम अपने डाटा को अगर रेक्टेंगुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो दैट इज मैट्रिक्स। अब बच्चों ये मैंने इस टाइप से लिखा A11 A12। इसका मतलब क्या है जरा समझेंगे। अगर मैं कोई एलिमेंट लेता हूं, सपोज दैट बच्चों मैंने ले लिया A23 ये एलिमेंट, तो ये क्या बता रहा है? 2 मतलब सेकंड रो का। देखो ये सेकंड रो है पूरी, सेकंड रो और बाद में 3 लग रहा है तो यानी थर्ड कॉलम का एलिमेंट है।
तो A23 क्या बताता है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम का जो एलिमेंट है दैट इज कॉल्ड A23। एक और देखते हैं, अगर मैं A22 को लेता हूं तो ये क्या बताता है, सेकंड रो का, ये सेकंड रो है और सेकंड कॉलम का जो एलिमेंट है ये क्या है मेरा सेकंड कॉलम, इसका जो एलिमेंट है दैट इज A22। तो इस तरह से हमारे मैट्रिक्स के एलिमेंट होते हैं और इस तरह से हम अपने डाटा को रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम अपनी एक मैट्रिक्स लिखते हैं और उसमें मैट्रिक्स में कुछ चीजें और जानते हैं कि मैट्रिक्स में क्या क्या होता है। अब जरा बच्चों मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं और उसको समझेंगे कि क्या क्या एलिमेंट है। एक मैं 3/4 की मैट्रिक्स लिखता हूं और एक मैं लिखूंगा 3/4 की। तो बच्चों ये बनेगी A11 A12 A13 A14, क्योंकि 3/4 यानी 4 कॉलम होने चाहिए। A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। तो ये बच्चों मैंने क्या लिखा है, ये मैंने जो मैट्रिक्स लिखी है, ये मैट्रिक्स लिखी है बच्चों मैंने कितने बाई कितने की मैट्रिक्स लिखी है बच्चों, ये मैंने, इसका ऑर्डर है बच्चों 3/4, क्योंकि इसमें 3 रोज है और 4 कॉलम्स हैं। क्लियर है ये बात? तो अब हम जो चलते हैं ये हो गया। अब जो भी बच्चों एक मैट्रिक्स और समझेंगे, अगर मेरी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल आ जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स। पहले इसके ऑर्डर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आ जाएंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए मैट्रिक्स हैज 12 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी मेरे पास बच्चों टोटल एलिमेंट कितने दिए हुए हैं मैट्रिक्स में, टोटल एलिमेंट दिए हुए हैं मेरे को 12। क्लियर है? तो मुझे इसके टोटल ऑर्डर बताने हैं। तो अभी मैंने जो बताया था बच्चों ऑर्डर, मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, अगर आपने नहीं लिखा है तो आप वीडियो को बैक करके लिख सकते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है m into n। तो बच्चों हम 12 को जो कन्वर्ट करेंगे वो m into n की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और जितनी टाइप से 12 कन्वर्ट हो सकता है हमारा m into n फॉर्म में, तो उतने ही हमारे मैट्रिक्स के ऑर्डर होंगे। तो बच्चों हम 12 को जरा कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कन्वर्ट करते हैं 12 को बच्चों, 1 into 12 जो होता है वो हमारा 12 भी आता है। और यहाँ पे मैं लिखता रहूंगा कि कितनी रोज होंगी इसमें और कितने कॉलम्स होंगे। तो पहले तो 1 into 12 होता है m into n की फॉर्म में, फिर लिख सकता हूं बच्चों में 2 into 6 भी 12 होता है। ये बच्चों में सब 12 को कन्वर्ट कर रहा हूं। फिर आ जाता है बच्चों 3 into 4 भी 12 होता है, और बच्चों 4 into 3 इनके ऑर्डर को रिवर्स भी कर सकते हैं। फिर आ जाएगा बच्चों मेरा 6 into 2, और फिर आ जाएगा मेरा बच्चों 12 into 1। और किसी टाइप से आप 12 को नहीं लिख सकते मल्टीप्लाई करके। तो अगर मैं इस ऑर्डर में देखता हूं तो रो नंबर ऑफ रोज 1, कॉलम हो गए 12। इस वाले ऑर्डर में देखता हूं तो नंबर ऑफ रोज 2, कॉलम हो गए 6। इस वाले ऑर्डर में देखता हूं नंबर ऑफ रोज 3, कॉलम 4। इस वाले ऑर्डर में देखेंगे रो 4, कॉलम 3। इसमें देखेंगे तो रो 6, कॉलम 2। इसमें देखेंगे तो रो 12, कॉलम 1। तो मेरे पास बच्चों कितने पॉसिबल ऑर्डर आ गए, तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए बच्चों मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स आ गए मेरे पास बच्चों 6। क्लियर है? तो मैट्रिक्स के अगर उसमें 12 एलिमेंट्स है तो मैं 6 टाइप से उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकता हूं। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, जल्दी करके बताएं मुझे, बहुत जल्दी करके बताएं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे 36 है, तो व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स द मैट्रिक्स हैज। जल्दी बताएं करके, और अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी आंसर दें मुझे, किस किस ने बताया। मुझे 36 को m into n टाइप कन्वर्ट करना है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स बच्चों कितने दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है बच्चों मेरे पास 36। कितने हैं बच्चों, 36। 36 को मुझे m into n टाइप से कन्वर्ट करना है।
तो बच्चों जल्दी से करते हैं, मुझे 36 को कन्वर्ट करना है m इंटू n में। तो जल्दी बताओ, सबसे पहला हो गया बच्चों 1 इंटू 36, सेकेंड हो गया बच्चों मेरा 2 इंटू 18, 2 इंटू 18, थर्ड हो गया बच्चों मेरा 3 इंटू 12, और फोर्थ हो गया बच्चों मेरा कितना हो जाएगा 4 इंटू 9, और उसके बाद कितना हो गया बच्चों मेरा 6 इंटू 6। अब देखो यहां के बाद इनको रिपीट कर देंगे, हम उल्टा लिख देंगे 9 इंटू 4, 12 इंटू 3, और बच्चों फिर मेरा आ जाएगा 18 इंटू 2, और लास्ट में आ जाएगा मेरा 36 इंटू 1। ये बच्चों हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स। रो और कॉलम आप खुद से बताएंगे कि किसमें कितनी रो है और कितने कॉलम है। फर्स्ट का मैं लिख देता हूं, एक रो होगी 36 कॉलम, इसमें हो जाएगा 2 रो 18 कॉलम, 3 और 12, ऐसे ही हम सबके रोज और कॉलम बता सकते हैं। इसमें 4 रोज और 9 कॉलम, 6 रो 6 कॉलम, 9 रो 4 कॉलम, और 12 रो 3 कॉलम, 18 रोज 2 कॉलम, और 36 रोज 1 कॉलम। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो गए, जल्दी गिन के बताएं बच्चों। पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हो जाएंगे हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हो जाएंगे पॉसिबल ऑर्डर्स मेरे पास 9। क्लियर है बच्चों ये बात। अब जरा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये वाला, इफ अ मैट्रिक्स हैज 13 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, 30 इज अ प्राइम नंबर। टोटल नंबर कितने हैं मेरे पास बच्चों, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स मेरे पास कितने बच्चों, ये आप देखेंगे टोटल एलिमेंट्स, टोटल एलिमेंट्स है बच्चों मेरे पास 13। तो अब 13 को बच्चों मुझे किस तरह से कन्वर्ट करना है, m इंटू n टाइप से करना है। तो 13 इज अ प्राइम नंबर, तो 13 केवल दो तरीके से ही होता है, 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, और कोई वे नहीं होता। इसमें नंबर ऑफ रोज है बच्चों 13, और इस पैटर्न में नंबर ऑफ कॉलम्स है बच्चों हमारे 1, और इसमें कितना है 1 रोज और 13 कॉलम। यानी पॉसिबल ऑर्डर्स बच्चों हमारे कितने हैं, ओनली 2। पॉसिबल ऑर्डर्स कितने हैं हमारे 2। कई बार बच्चे इसको डायरेक्टली लिख देते हैं कि मैट्रिक्स पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 13 को प्राइम नंबर मान लेते हैं कि फैक्टर नहीं होंगे, लेकिन प्राइम नंबर भी 1 के साथ अपने फैक्टर रखता है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते रहेंगे, बहुत अच्छे से 12th का सिलेबस कवर करेंगे, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। कह रहा है कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स A is equal to Aij whose element are given by this। Aij is equal to I plus j, और वहां पे I minus j दिया हुआ है। एक पार्ट मैं करूंगा और एक पार्ट आप करेंगे। तो बच्चों मैं आपके लिए डिफिकल्ट पार्ट कर रहा हूं, यानी सेकंड वाला पार्ट करता हूं। तो उसमें मैट्रिक्स बनवा रहा है बच्चों 3/4 ऑर्डर की। सबसे पहले मैं एक मैट्रिक्स बना लेता हूं और उसको मैं आपको दिखा देता हूं कि 3/4 की मैट्रिक्स कैसे होगी बच्चों। A11 A12 A13 A14, क्लियर है। 4 कॉलम है उसमें, A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34। अभी हमारी मैट्रिक्स केवल लिखी गई है, अभी ये मैट्रिक्स बनी नहीं है। अब मुझे इसी के ये सारे एलिमेंट फाइंड करने हैं, और उसके लिए उसने दिया हुआ है कि Aij कितना है बच्चों। बारी बारी से फाइंड करते रहेंगे। Aij इज इक्वल टू दिया हुआ है I माइनस j। क्लियर है बात। तो मैं एलिमेंट फाइंड करता रहूंगा और यहाँ पे पुट करता रहूंगा, मेरी मैट्रिक्स कंप्लीट हो जाएगी। सबसे पहले निकालता हूँ A11। तो A11 के लिए I की जगह भी 1 रखना है, J की जगह भी 1 रखना है, तभी 1 1 एलिमेंट मिलेगा। I की जगह 1, J की जगह 1, A11 कितना आ गया बच्चों 0। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूं इसकी जगह 0। जैसे जैसे एलिमेंट मिलते जाएंगे मैट्रिक्स में रखते जाएंगे। A12 जल्दी से रखेंगे
आई की जगह 1 रखेंगे, जे की जगह 2 रखेंगे, 1 माइनस 2 बच्चों -1। तो A12 की जगह बच्चों मैं रख दूं -1, ठीक है। A13 यानी आई की जगह आप 1 रखो और जे की जगह बच्चों 3 रखो, कितना आ गया मेरा -2। जल्दी से A13 को खत्म कर दो, -2 लिख देंगे। अब नेक्स्ट आ जाता है बच्चों मेरा A14, आई जे में आई की जगह 1 रख दो, जे की जगह 4 रख दो, यानी -3। इसी तरह से हम अपनी सारी वैल्यूज फाइंड करेंगे और इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब निकालना है बच्चों मेरे को A21, आई की जगह 2 रखो और जे की जगह 1 रखेंगे तो कितना आएगा बच्चों मेरा 1। इसको भी रेस कर देंगे बच्चों, आ गया मेरा 1। मैट्रिक्स धीरे धीरे कंप्लीट होती जा रही है। A22 यानी दोनों की जगह 2 रखना है, 2 - 2 बच्चों 0 होता है, तो यहाँ पे बच्चों 0 रख दो। A23 निकालेंगे, आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 3 रखेंगे, यानी ये कितना आ गया -1 आ गया मेरा। ये कितना आ गया बच्चों -1। अब निकालेंगे A24 यानी यहाँ पे रखेंगे 2 आई की जगह और जे की जगह 4 यानी -2। तो ये हमारा कितना आ गया बच्चों -2। क्लियर है। लास्ट रो बची है, इसको भी फाइंड कर लेते हैं। A31 बच्चों, तो आई की जगह मुझे 3 रखना है और जे की जगह 1, 3 - 1 बच्चों कितना आया 2। तो ये आ गया A31 आ गया बच्चों मेरा 2। A32 निकालेंगे तो बच्चों कितना आएगा, आई की जगह 3, जे की जगह 2 यानी 1। तो यहाँ पे बच्चों 1 रख देंगे। देखते जा रहे हैं मैट्रिक्स कंप्लीट होती जा रही है। यहाँ पे 3 - 3 0 यानी A33 कितना आ गया बच्चों मेरा 0। और अब निकालेंगे A34, तो यानी आई की जगह 3, जे की जगह 4 यानी -1। बच्चों पूरी मैट्रिक्स मेरी कंप्लीट हो चुकी है, तो हम इस तरह से मैट्रिक्स फाइंड कर लेंगे। आवर फाइनल आंसर इज, ये जो मैट्रिक्स बन के आई है बच्चों, I + J वाला आपको खुद से होमवर्क में करना है। पहले आपको एलिमेंट लिख लेने हैं, A11 A12 जनरल फॉर्म में लिख लेना है और फिर उन एलिमेंट्स को आपको फाइंड करना है। जल्दी से नोट डाउन करिए और इसका फ्यूचर के लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। अब बच्चों देखो, ये है एक क्वेश्चन, हम इससे करते हैं और डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे और A3/2 की मैट्रिक्स हम इसे फॉर्म करेंगे। सेकंड पार्ट में आपके लिए करूंगा और फर्स्ट पार्ट आपको खुद से करना है। जल्दी से नोट डाउन करें और जर्नल फॉर्म की सबसे पहले A32 की मैट्रिक्स आप जल्दी लिखें, जल्दी से लिखें A32 की मैट्रिक्स जनरल फॉर्म में। तो लिखते हैं हम अपनी मैट्रिक्स को जनरल फॉर्म में। तो बच्चों 3/2 की जरा जनरल फॉर्म हम लिखते हैं मैट्रिक्स की। तो बच्चों वो कितना हो जाएगा, मैं लिखता हूं मैट्रिक्स A। बहुत ध्यान से देखेंगे 3/2 की मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा A11 और A12, ये आ गई हमारी। ये हो जाएगा बच्चों मेरा A21 A22 और A31 A32। क्लियर है। अब इन एलिमेंट्स को बच्चों मैं फाइंड करूंगा और यहां पे मैं पुट करता जाऊंगा। तो जल्दी से देखेंगे बच्चों, मेरा Aij कितना दिया हुआ जरा देखेंगे। Aij मैं बच्चों आपके लिए सेकंड पार्ट कर रहा हूं, e⁻⁻ix और ये दिया हुआ है cos π/2i + jx। तो बच्चों इसमें उसके ट्रिग्नोमेट्री के भी कॉन्सेप्ट लगेंगे, तो ध्यान से देखेंगे जरा इसको। सबसे पहले बच्चों में A11 निकालता हूं, तो आपको ध्यान रखना I और J दोनों की जगह आपको 1 रखना। तो e⁻⁻1x और cos π/2 × 1 + 1 × x। ये मैं पहला वाला डिटेल में करके दिखा रहा हूं, बाद में मैं ये 1 ब्रैकेट में नहीं रखूंगा। ये हो जाएगा e⁻⁻x, ये बनेगा बच्चों cos π/2 + x। बच्चों cos π/2 + x कितना होता है, ये एक बार मैं आपको यहाँ पे चार्ट में बता देता हूँ, थोड़ा सा जल्दी में ध्यान रखेंगे बच्चों। ये 0 है, ये π/2 है और ये पाई है और बच्चों ये 3π/2 है। ठीक है, इसमें होता है बच्चों ऑल साइन
टेन कॉस। ठीक है, इसमें सारे प्लस होते हैं, इसमें साइन और कोसेक होते हैं, इसमें टेन और कॉट होते हैं, यहाँ पे सेक और कॉस होते हैं प्लस में। दूसरी बात, पाई बाई टू जब भी होगा या 3 पाई बाई 2 जब भी होगा हमारा a प्लस बी वाले एंगल में, तो हमारे वहां पे साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, ये हो जाता है। तो अभी जरा हम ये देखेंगे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा भी होगा, पाई बाई 2 प्लस एक्स, पाई बाई 2 प्लस में आएंगे तो साइन और कोसेक प्लस के होते हैं, कॉस प्लस का नहीं होता, इसलिए यहाँ आएगा आंसर माइनस e टू द पावर माइनस एक्स। और पाई बाई 2 है तो कॉस का क्या बन जाएगा बच्चों, साइन, तो ये आ गया मेरा साइन एक्स। तो बच्चों a11 मैं निकाल चुका हूं, क्या निकाल चुका हूं मैं, a11। तो a11 को मैं इरेज करता हूं, मेरी टर्म आ चुकी है, उसको मैं पुट कर रहा हूं माइनस e टू द पावर माइनस एक्स और साइन एक्स। क्लियर, ऐसे के ऐसे ही मैं 6 की 6 टर्म फाइंड करूंगा। a21 निकालेंगे बच्चों, a21 तो ध्यान देंगे i की जगह 2 पुट करना है और j की जगह 1 करना है, तो e टू द पावर माइनस 2x। क्लियर है बात। और cos यहां पे आएगा बच्चों पाई बाई 2 इंटू 2, क्योंकि i की जगह 2 पुट करना है और j की जगह 1 पुट करेंगे तो x इंटू 1 x ही होता है। तो ये आ गया बच्चों e टू द पावर माइनस 2x, ये हो जाएगा बच्चों मेरा cos पाई प्लस x। तो बच्चों पाई प्लस x मैंने पहले ही बताया था, पाई पे cos का साइन, साइन का cos नहीं होगा, पाई प्लस x, प्लस मतलब आगे जा रहे हैं, तो इसमें भी cos बच्चों हमारा माइनस का ही होता है, लेकिन इस बार वो बदला नहीं जाएगा, तो वो हो जाएगा बच्चों मेरा माइनस e टू द पावर माइनस 2x और ये आ जाएगा बच्चों मेरा cos x। तो बच्चों मैं a21 की वैल्यू भी यहां पे चेंज कर देता हूं, माइनस e टू द पावर माइनस 2x और आइए बच्चों मेरी cos x। क्लियर है बात। अब बच्चों a31 फाइंड करते हैं, a31 इधर फाइंड करते हैं, a31 जल्दी से पुट करेंगे, i की जगह 3 पुट करेंगे और cos हो गया ये हमारा पाई बाई 2 इंटू 3 और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो j इंटू 1 ये आ गया। तो बच्चों ये आएगा e टू द पावर माइनस 3x। अब ये हो गया बच्चों cos 3 पाई बाई 2 प्लस x। क्लियर है बात। तो अब देखो बच्चों 3 पाई बाई 2 प्लस, यानी आगे चले गए, हम आगे चले गए, इसमें cos प्लस का ही होता है, और जब भी मैंने बताया था जब भी पाई बाई 2 के मल्टीपल्स में होते हैं तो cos का साइन, साइन का cos हो जाता है, लेकिन इस बार माइनस का ना होकर प्लस का ही रहेगा, e टू द पावर माइनस 3x और ये बन जाएगा बच्चों मेरा sin x। तो जल्दी से a31 की वैल्यू भी हम पुट कर देते हैं, इरेज करके a31 कितना आया बच्चों मेरा e टू द पावर माइनस 3x और ये आया बच्चों मेरा sin x। क्लियर है। तो ये वाला कॉलम मैं फाइंड कर चुका हूं, अब जल्दी से इरेज करके उधर वाला कॉलम फाइंड करते हैं। मैं ये फर्स्ट कॉलम की वैल्यूज इरेज कर देता हूं, जो मैंने फाइंड करी है ये मैंने इरेज कर दी है। अगर आपको किसी में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को बैकवर्ड करके देख सकते हैं। अब निकालते हैं बच्चों a12 इट मींस i की जगह आपको 1 पुट करना है, यानी e टू द पावर माइनस x ही रहेगा, और j की जगह आपको 1 पुट करना है, पाई बाई 2, j की जगह सॉरी 2 पुट करना है, तो ये 2 है, i की जगह 1 पुट करा तो पाई बाई 2 ही रहेगा। तो बच्चों फिर से अगर मैं देखूं e टू द पावर माइनस x तो ऐसे ही आ गया, पाई बाई 2 प्लस, तो बच्चों पाई बाई 2 प्लस में cos हमेशा माइनस रहता है, तो यहाँ पे और पाई बाई 2 से हमारा cos का साइन हो जाता है, तो जब ये माइनस का रहता है तो बच्चों आएगा आंसर माइनस में और ये बदल जाएगा हमारा sin 2x। क्लियर है बात। तो अब हम a12 की वैल्यू वहां पे पुट कर देते हैं, a12 की वैल्यू आएगी बच्चों माइनस e टू द पावर माइनस x और sin 2x। क्लियर है। अब बच्चों मैं फाइंड करूंगा a22 दोनों की जगह आपको 2 पुट करना है, i की जगह भी और j की जगह भी, e टू द पावर माइनस 2x cos पाई बाई 2 इंटू 2 प्लस 2x। क्लियर है बात बच्चों। अब देखेंगे हम यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया बच्चों, ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस 2x, ये हो गया बच्चों मेरा cos पाई प्लस 2x। तो बच्चों सबसे पहले पाई पे
कॉस का साइन या साइन का कॉस नहीं होता, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो रहता है वही आता है। और 5 प्लस प्लस में जाएंगे तो कॉस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे देखेंगे माइनस का e टू द पावर -2x और कॉस और एंगल यही आ जाता है cos 2x। तो जल्दी से a22 को इरेज करेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी आई है बच्चों -e टू द पावर -2x और cos 2x। अब बच्चों लास्ट एलिमेंट रह गया a32 को यहाँ पे फाइंड करता हूं बच्चों, a32 यानी i की जगह आपको क्या पुट करना है 3 e टू द पावर -3x, ठीक है, और cos पाई बाई 2 इंटू 3 प्लस 2x। क्लियर। अब आप देखेंगे क्या आएगा e टू द पावर -3x cos 3 पाई बाई 2 प्लस 2x। मैंने पहले ही बताया था जब भी पाई बाई 2 का रेशियो होता है तो cos का साइन साइन का cos हो जाता है। एक बार देख लेते हैं अब ये प्लस में रहेगा या माइनस में। बच्चों ये 3/2 प्लस यानी 3/2 तो ये लाइन प्लस जाएंगे तो इसके आगे चले जाएंगे, तो यानी cos प्लस का रहता है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा e टू द पावर -3x और cos किस में कन्वर्ट हो जाता है साइन में, तो ये आ जाएगा sin 2x। तो बच्चों ये आ गया मेरा कौन सा एलिमेंट a32 की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम देखते हैं कितना आया बच्चों मेरा e टू द पावर -3x और sin 2x। तो बच्चों मेरी जो 3/2 की मैट्रिक्स है वो कंप्लीट बन चुकी है। तो इस तरह से हम अपनी मैट्रिक्स को कंप्लीट करेंगे और ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको आपको खुद से करना है, और अगर नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बच्चों हमारे पास आ जाती है टाइप ऑफ मैट्रिसेस। बड़ा सिंपल टॉपिक है, जल्दी जल्दी से हम इसको कर लेते हैं और मैट्रिसेस करने के बाद इन पे बेस्ड भी हम क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला है बच्चों मेरा रो मैट्रिक्स। नाम से ही पता चल रहा है कि जिस मैट्रिक्स में केवल एक रो होगी दैट इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक एग्जांपल मैंने आपके सामने पहले ही लिखा हुआ है, ये हमारी रो मैट्रिक्स हो गई। और भी आप मैट्रिक्स बना सकते हो, तो आप उसको 1/2 रो का भी बना सकते हो, 1 और 7। तो ये किस ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी बच्चों 1 रो और 2 कॉलम। ये किस ऑर्डर की है बच्चों 1 रो और 3 कॉलम। और भी बना सकता हूं मैं बच्चों 1 रो 4 कॉलम, यानी 1 कॉमन नहीं होता 1 -2 3 और -10। बच्चों ये कितना है 1 × 4 यानी 1 रो और 4 कॉलम, यानी इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। जो मैंने तीनों एग्जांपल लिखे हैं इसको रो मैट्रिक्स बोलते हैं। सेकंड है बच्चों मेरी कॉलम मैट्रिक्स। मैट्रिक्स हैविंग 1 कॉलम, यानी उसमें कॉलम 1 होगा, रो कितनी भी हो सकती है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखूं तो बच्चों है 3 × 1, यानी इसमें कॉलम कितना है 1 और रो कितनी है 3। और एग्जांपल देखते हैं हम। सबसे पहले 2 × 1 का बना लेते हैं 1 9। ये भी कॉलम मैट्रिक्स है, ये 2 रो है और 1 कॉलम है। क्लियर है। 4/1 का भी बना सकते हैं हम, जिसमें कॉलम 1 रहेगा -7 2 -10 11। तो बच्चों ये क्या है केवल कॉलम मैट्रिक्स, यानी इसमें 4 × 1 4 रो है और 1 कॉलम है, इसको हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के मैट्रिक्स के। अब बोल रहा है बच्चों स्क्वायर मैट्रिक्स in which number of rows is equal to number of column is called the square matrix। like एक एग्जांपल मैंने दिया हुआ है बच्चों, ये जो हमारी मैट्रिक्स है बच्चों, ये जो हमारी मैट्रिक्स है नेक्स्ट, ये हमारी बच्चों 3 × 3 की मैट्रिक्स है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही 3 है, तो इसलिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक बच्चों में 2/2 की बना के दिखा देता हूं आपको। 2/2 की भी बन सकती है 2 0 -3 5। तो बच्चों इसमें 2 रो और 2 कॉलम, यानी ये मेरी 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। 4/4 का भी देख लेते हैं, आप भी इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। 1 3 9 0 -11 4 -2 1 7 9 8 2 और 5
-2 3 1। ये बच्चों क्या होती है, मेरी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है। जब भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तो सबसे पहले हमें उसको डायगोनल देखना है। इसमें क्या होता है बच्चों, डायगोनल होता है। अगर मैं डायगोनल देखता हूं, ये जो हमारे टॉप लेफ्ट कॉर्नर से बॉटम राइट कॉर्नर तक अगर जाऊं तो मेरे को एक डायगोनल मिलता है। इस डायगोनल को बच्चों मेजर डायगोनल क्या बोलते हैं, मेजर डायगोनल, लीडिंग डायगोनल, लीडिंग डायगोनल बोलते हैं इसको, ये वाला जो है। क्लियर है बात? और दूसरा एक डायगोनल और मिलता है, ये वाला डायगोनल, जिसको मैं अलग रंग कलर से मार्क करता हूं। ये भी डायगोनल है मेरा, इसको बोलते हैं बच्चों काउंटर डायगोनल, माइनर डायगोनल या एंटी डायगोनल। तो इसमें हमारे दो टाइप के डायगोनल होते हैं। इन डायगोनल्स की हेल्प से डिफरेंट टाइप की मैट्रिक्स होती है, और ये जो हमारे डायगोनल होते हैं इस पे हमारे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का जो नंबर होता है वो इक्वल होता है। मैं आपको बना के दिखाता हूं। सपोज दैट एक मैं 3x3 की मैट्रिक्स बनाता हूं, A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 और A33। तो यहाँ पे मैं ये देखूंगा कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं, जो हमारा डायगोनल एलिमेंट होता है बच्चों, ये डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, इस पे I = J होता है। यानी I की वैल्यू और J की वैल्यू इन एलिमेंट्स की इक्वल होती है। देखो यहाँ भी 1 1 है, दोनों इक्वल है I और J। यहाँ 2 2 है, I और J दोनों 2 है। यहाँ पे 3 3 है, तो I और J क्या है, इक्वल। यानी जो प्रिंसिपल डायगोनल है, मेजर डायगोनल है या लीडिंग डायगोनल है, कुछ भी हम उसे बोले, तो उस पे I और J इक्वल होता है। तो ये हमें इस मैट्रिक्स में समझ लेना है कि डायगोनल क्या होते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब बोल रहा है नेक्स्ट टाइप की जो मैट्रिक्स है, इस पे देखते हैं। बोल रहा है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या बोल रहा है बच्चों, डायगोनल मैट्रिक्स। तो अभी हमने डायगोनल देखा, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल। अभी मैंने आपको बताया था लीडिंग डायगोनल क्या होता है, जो हमारा टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरू होके बॉटम राइट कॉर्नर तक जाता है, इसको प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल बोलते हैं। अगर इनको छोड़कर, यानी एक्सेप्ट द एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल, बाकी एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं तो ऐसी मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे आप ये देखेंगे डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो हमारे कोई भी नंबर है और बाकी एलिमेंट्स क्या है, हमारे जीरो। एक बात का ध्यान रखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स जो होगी हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा डायगोनल मिलना पॉसिबल नहीं है। एक मैं 4x4 की डायगोनल मैट्रिक्स आपको बना के दिखाता हूं, तो आप समझ जाएंगे कि वो कैसे बनती है। तो हम डायगोनल एलिमेंट्स पे केवल वैल्यू देंगे, बाकी पे वैल्यू नहीं देंगे। क्लियर है ये बात? ये 4x4 का मैं आपको क्रिएट करके दिखा रहा हूं डायगोनल मैट्रिक्स। तो आप ये देख लेंगे कि किस तरह से हम डायगोनल मैट्रिक्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमारे वैल्यूज कंटेन करी हुई है और बाकी एलिमेंट्स हमारे क्या है, जीरो। तो डायगोनल मैट्रिक्स हमने समझ लिया। चलते हैं नेक्स्ट टाइप के एलिमेंट्स पर। अब है स्केलर मैट्रिक्स। अभी हमने जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी, इस बात का ध्यान देंगे, जो डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी, अगर उसमें डायगोनल के एलिमेंट्स कुछ भी थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर डायगोनल के एलिमेंट्स सभी इक्वल होते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स।
और स्केलर मैट्रिक्स में ध्यान रखेंगे कि वो पहले डायगोनल मैट्रिक्स होनी चाहिए तब स्केलर होनी चाहिए, यानी स्क्वायर तो होगी। यहाँ पे ध्यान देंगे कि कोई भी डायगोनल मैट्रिक्स, देखो बच्चों ये हमारी 3x3 की डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल में एलिमेंट लिखे हुए हैं। और बच्चों ये हमारी 2x2 की डायगोनल मैट्रिक्स है। केवल डायगोनल मैट्रिक्स से इतना डिफरेंस है कि इसमें डायगोनल के ऑल एलिमेंट्स आर इक्वल। सारे डायगोनल एलिमेंट कितने हैं हमारे 2, इसमें सारे डायगोनल एलिमेंट कितने हैं 1 - 2i। तो ध्यान रखेंगे द डायगोनल मैट्रिक्स इन विच all the diagonal elements are equal is called the scalar matrix, यानी other than diagonal। देखो बच्चों जब i is not equal to j होता है ये सारे एलिमेंट होते हैं other than diagonal। ये क्या होते हैं हमारे other than diagonal जब i is not equal to j होता है other than diagonal। और जहां पे i is equal to j होता है हमारा बाकी के लिए, देखो ये लिख रहा है ना a i, यानी i इज इक्वल टू j है, वो हमारे डायगोनल एलिमेंट होते हैं। वो क्या होते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट। यानी डेफिनेशन में दो बात बता रहा है कि डायगोनल से अदर एलिमेंट जो है दे शुड बी जीरो, और जो हमारे डायगोनल एलिमेंट है दे शुड बी कांस्टेंट होने चाहिए। कांस्टेंट का मतलब फिक्स होने चाहिए। क्लियर है बात? तो मैंने डेफिनेशन से भी क्लियर कर दिया। एक चीज नोट करेंगे, when i is equal to j all the elements are the diagonal element, वो सब डायगोनल एलिमेंट होते हैं। और जहां पे i is not equal to j वो हमारे डायगोनल से अलग एलिमेंट होते हैं। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स पे, दैट इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। इसमें क्या करेंगे, अभी हमने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा कि डायगोनल एलिमेंट क्या होते हैं वो सेम होने चाहिए। यहाँ पे एक चीज और चेंज हो गई है, डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट तो होंगे और सेम भी होंगे। कांस्टेंट होंगे तो सेम होंगे, यानी स्केलर मैट्रिक्स तक तो सारी बातें अप्लाई होगी। बट यूनिटरी और यानी आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो सारे 1 होंगे। वो सारे क्या होंगे 1 होंगे। तो यहाँ पे हम एग्जांपल की फॉर्म में देख रहे हैं कि जो ये डायगोनल एलिमेंट है सारे कांस्टेंट है और फिक्स है, और वो क्या है 1। यहाँ पे भी डायगोनल एलिमेंट देखेंगे तो वो क्या है हमारे 1। तो ये हमारी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ये 3x3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद जितनी भी हम टाइप की मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं वो सारी स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। लिखा हुआ है स्क्वायर मैट्रिक्स, डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूं। i is not equal to j, ये सारे एलिमेंट कौन से हैं अदर देन डायगोनल। क्लियर है? और बच्चों i is equal to j यहाँ लिखा हुआ है ai, यानी i और j दोनों इक्वल है। ये कौन से एलिमेंट है हमारे डायगोनल। तो अदर देन डायगोनल के लिए क्या बोल रहा है, सारे 0 होंगे। तो आप देख सकते हैं ये सारे 0 है डायगोनल से हटके। और i का मतलब है डायगोनल एलिमेंट, और वो कितने होने चाहिए 1, यानी कांस्टेंट हो, फिक्स हो और 1 भी हो। इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की मैट्रिक्स पर। नेक्स्ट बच्चों नल मैट्रिक्स, नाम से ही पता चल रहा है बहुत इजी है। एक मैट्रिक्स और इसको स्क्वायर होना भी जरूरी नहीं है। अगर मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट 0 होते हैं तो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स होती है। इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये बच्चों 2x2 की नल मैट्रिक्स है, ये 3x3 की नल मैट्रिक्स है। क्लियर है? 3x4 की भी नल मैट्रिक्स हो सकती है। सारे एलिमेंट उसके क्या होंगे 0 होंगे। इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के लिए नहीं है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या डेफिनेशन बोल रहा है और इस डेफिनेशन को हम करके देखेंगे। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्म से बता रहा हूं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूं बच्चों, मैं 4x4 की लेता हूं, उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो एक मैट्रिक्स मैं बच्चों लिखता हूं जनरल फॉर्म। तो बच्चों ये क्या है a11 a12 a13 a14, ये हो जाएगा बच्चों a21 a22 a23 और a24। क्लियर है?
A31 A32 A33 A34, ठीक है, A41 A42 A43 और A44। क्लियर है? तो बच्चों इसको जरा ध्यान से देखेंगे क्या बोल रहा है ये, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है कि डायगोनल के ऊपर जो है हमारी जितनी भी वैल्यूज हैं वो हमारी जो है i ग्रेटर देन 0 के लिए aij 0 होगा। अब i ग्रेटर देन कहां पे है, जैसे अब देखो यहां पे देखो ये i ग्रेटर देन है, जैसे i2 j1, ये 3 1, यहां भी i जाता है, यहां भी i ग्रेटर देन है, यहां भी i ग्रेटर देन है, यहां भी i ग्रेटर देन है, इसके आगे चलेंगे तो यहां भी i ग्रेटर देन है, लेकिन यहां पे यानी इसके बाद सारा जो भी होगा वो हमारा 0 नहीं होगा। यानी मैं एक ट्राइंगल बनाता हूं और आपको उससे समझना है मैंने इन एलिमेंट्स का ट्राइंगल बनाया है, ये यानी एक नहीं, ये थोड़ा सा एक एलिमेंट इसमें रह गया, एक एलिमेंट और बनाएंगे, ये ट्राइंगल, ये सब मेरा 0 होना चाहिए, इसके लिए बोला। और ये सारी मैट्रिक्स जो है हमारी अपर ट्राइंगुलर, यानी डायगोनल प्लस डायगोनल के अपर वाले पार्ट में हमारी वैल्यूज होंगी और नीचे वाली वैल्यूज को 0 होना मस्ट है। नीचे वाली वैल्यूज को 0 होना मस्ट है, ऊपर वाली वैल्यू में भी 0 आ सकती है, बट ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज हैं जो कि येलो कलर से कवर नहीं है उसमें 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बट ये येलो कलर वाला जो पार्ट है ये मस्ट बी 0, इसके लिए 100% कंडीशन है कि ये 0 होगा। तो अब जरा हम अपनी मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है। तो मैं 4x4 का ही डिजाइन करता हूं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं 1 1 4 3 9। अब देखो ये वाला जो एलिमेंट है इसको 0 होना मस्ट है, बाकी यहाँ पे 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये 0। अब यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को भी 0 होना जरूरी है, यहाँ पे 0 हो या ना हो, यहाँ पे चल जाएगा अगर यहाँ पे 0 नहीं है तो, और यहाँ पे फिर ये तीनों एलिमेंट्स को 0 होना जरूरी है। तो आप ये देखेंगे कि मैंने पूरी कंडीशन आपको बता दी है कि कैसे कैसे मैट्रिक्स में होता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो देखो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी ऊपर वाला जो ट्रायंगुलर बन रहा है उसमें हमारे एलिमेंट्स की वैल्यू है और लोअर पार्ट में वैल्यू नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अपर पार्ट में 0 कैन बी पॉसिबल बट लोअर पार्ट में वैल्यू विल नॉट बी पॉसिबल। यानी ये जो लोअर ट्रायंगल बन रहा है इसमें मेरी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बट ऊपर वाले पार्ट में 0 पॉसिबल है। क्लियर है? कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो अपर पार्ट में 0 आ नहीं सकता, अपर पार्ट में तो आ सकता है बट लोअर पार्ट मस्ट बी 0। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं, इसी का रिवर्स है बच्चों, ध्यान देंगे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स भी मैं आपको दिखाता हूं, इसको मैं 3x3 पे सॉल्व करता हूं। कितने पे सॉल्व करता हूं? 3x3 पे, क्योंकि ये अब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। बच्चों वैल्यू है a11 a12 a13 a21 a22 और a23 a31 a32 और a33। क्लियर? यहाँ पे जो है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब जो अपर वाला पार्ट है वो 0 होना मस्ट है। तो अपर ट्रायंगुलर बच्चों मैंने ये बना दिया, ये वाला जो ट्रायंगल है ये 0 होना मस्ट है। इसीलिए वो बोल रहा है जहां पे i लेस देन j होगा तो आप सारी डिजिट्स में देखो i1 j2 यानी i लेस देन है, i1 j3 यानी i लेस देन है, i2 j3 i लेस देन है। तो ये तीनों में ही i लेस देन है, जैसे बाकी कहीं नहीं है। आप इस वाली टर्म पे देखो i इज इक्वल टू j हो रहा है,
यहाँ पे देखो i ग्रेटर देन j हो रहा है, तो यानी अपर वाला जो पार्ट है उसमें ये सारे एलिमेंट जीरो होना मस्ट है। मैं यहाँ पे लिख देता हूं बच्चों मस्ट बी जीरो। बट फिर से मैंने बताया यहाँ पे एलिमेंट्स की वैल्यू होगी और वैल्यू में जीरो भी हो सकती है, वैल्यू में जीरो भी हो सकती है। तो एक 3x3 का मैट्रिक्स डिजाइन करते हैं और ध्यान रखेंगे कहां कहां पे हमें जीरो रखनी है। इसका बेस्ट मेथड ये होता है, सबसे पहले हम डायगोनल बना लें 1 2 3 और इधर तो वैल्यू पुट कर दें 7 8 और जीरो हो सकती है बट इधर जीरो होना मस्ट है। क्लियर है? ये बच्चों क्या है, मेरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है बच्चों, मेरी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्लियर है ये बात? अब चलते हैं, जल्दी से नोट डाउन करें, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? नेक्स्ट आ जाता है हमारा ये टॉपिक है इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इसको ध्यान से देखेंगे और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे हम अब आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। तो ध्यान आपको ये रखना है कि हमें टाइप ऑफ मैट्रिक्स पूरा अच्छे से करके आना है एग्जांपल के साथ। कल हमारे इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो बच्चों इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स और देख लेते हैं, ये बड़ा इजी है। कह रहा है कि मेरे पास दो मैट्रिक्स है। कितनी मैट्रिक्स है बच्चों? दो। एक मैट्रिक्स है ए आई जे एम इंटू एन ऑर्डर की, दूसरी बोल रहा है कि मेरा एक मैट्रिक्स है बी आई जे उसके एलिमेंट है और उसमें आर इंटू एस ऑर्डर की है। तो सबसे पहले जब भी हमारी मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो एवरी एलिमेंट ऑफ मैट्रिसेस शुड बी इक्वल एंड ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स विल आल्सो बी इक्वल। ये दोनों चीजें इक्वल होती है हमारी। तो जरा हम ये देखते हैं। सबसे पहले कह रहा है m इज इक्वल टू आर। तो बच्चों m क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ रोज, और इधर r क्या है? नंबर ऑफ रोज। तो यानी दोनों में रोज इक्वल होनी चाहिए, पहली कंडीशन बोल रहा है। दूसरा कह रहा है n इज इक्वल टू s। दूसरा क्या बोल रहा है बच्चों? n इज इक्वल टू s। इसमें बच्चों n क्या है? कॉलम, और इसमें s क्या है बच्चों? कॉलम। तो कॉलम भी बच्चों दोनों के इक्वल होने चाहिए, कॉलम भी दोनों में इक्वल होने चाहिए। तीसरी कंडीशन क्या बोल रहा है? ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे, यानी उनके एवरी एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। एक एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। मैं एक मैट्रिक्स लेता हूं ए और इसमें लिख देता हूं बच्चों में 5 ए और -1 और यहां लिख देता हूं बी। और बच्चों दूसरी मैट्रिक्स लेता हूं मैं, उसमें लिखता हूं मैं 5 -1 और 7 और 2। तो अगर मैं ये देखूं और बोलता हूं कि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल है तो क्या होगा बच्चों? सबसे पहले इसका ऑर्डर देखो 2/2, इसका ऑर्डर देगा 2/2। तो देखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यानी अगर मैं देखूं तो a कितना होगा बच्चों? 7 और b कितना होगा बच्चों? 2 और 5 के इक्वल, -1 के इक्वल। और जरूरी नहीं है कि इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स हो। एक एग्जांपल और लेते हैं बच्चों जरा। a इज इक्वल टू हो गया बच्चों मेरा 3x 9 4 -1 y और यहाँ पे आ जाएगा -7 11 और 0। क्लियर? और बच्चों दूसरी मैट्रिक्स लेता हूं मैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरी मैट्रिक्स लेता हूं मैं। यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट इक्वल होना जरूरी है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 3। यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चों? 3। अब देखेंगे जरा इसमें बच्चों कि इसको मैं, ये हो गया बच्चों 3, ये हो गया -4, ये हो गया बच्चों हमारा 9 4 -1
2 -7 11 और 10। तो बच्चों इसमें देखो ये है बच्चों 3 into 2 का मैट्रिक्स, ये भी है बच्चों 3 into 2 का मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यानी मैट्रिक्स ये इक्वल है। इक्वल है तो मैट्रिक्स बच्चों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जहां पे यहाँ x है यहाँ पे -4, तो यानी x की वैल्यू कितनी होगी -4। सारे एलिमेंट इक्वल होंगे। देखो 3 इज इक्वल टू 3 है, 4 इज इक्वल टू 4 है, -7 इज इक्वल टू -7 है, -1 इज इक्वल टू -1, 11 इज इक्वल टू 11, 9 इज इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 2 और z इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 0। अगर इक्वल है तो बच्चों उनके सारे एलिमेंट आपस में इक्वल होंगे। यानी मैट्रिसेस इक्वल होने के लिए नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, फर्स्ट पार्ट नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में मैट्रिक्स के क्वेश्चंस के साथ।